हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको वेरियस कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट से। मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक का सेकंड चैप्टर विच स्टैंड्स फॉर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में कुछ चीजें हम समझ चुके थे। लेक्चर 1 आप देखिएगा चैप्टर 2 का। मैंने आपको बता दिया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल कंट्री में क्या होता है, जहाँ पे पावर डिवाइड होती है मल्टीपल लेवल्स पे, वो फेडरलिज्म कहलाता है। फेडरलिज्म जो वर्ड है वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो रन करता है फेडरलिज्म के हिसाब से ही। इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ चीजें, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म बताया था, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बता दिया था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, कौन सी कंट्रीज किस फेडरेशन में आ रही है, सारी चीजें हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं What makes India फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी ऐसी चीज है जो फेडरल कंट्री बनाती है, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये सारे लिस्ट के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो पावर डिवाइड की गई है आपकी कंट्री में, उस चीज को समझने के लिए पावर के साथ साथ क्या जिम्मेदारियां बांटी गई हैं अलग अलग लेवल पे, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर लेवल पे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उनके ज्यूरिसडिक्शंस है, उन सारी चीजों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आज ये चीजें समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब आपने पढ़ा होगा श्रीलंका, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में कि दोनों ही कंट्रीज में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाई प्रकार के लोग थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। वैसे इंडिया में भी है, विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रीजन्स एंड रिलीजन्स, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। अब हमारे यहाँ भी रिलीजन है, रीजन से बहुत अलग अलग, मैनी लैंग्वेजेस हैं, तो हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, हमारी कंट्री कैसे मैनेज करती है, उन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after painful and bloody partition. देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस तब मिला जब हमने बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत बहुत हमने लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद से इंडिया जो है हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट बना। Soon after independence, several princely states became a part of the country. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो राजा महाराजाओं के अंडर में थे, वो सारे स्टेट्स जो है वो साथ में आए और इंडिया को फॉर्म किया हमने एक सही ढंग से। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे स्टेट को यानी हमारी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बताया, ठीक है। Although it did not use the word federation, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस प्रिंसिपल पे हमारा कंट्री इंडियन यूनियन काम करता है वो है फेडरलिज्म। समझ में आया? Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. देखिए, पिछले लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी कि क्या होती हैं, कि कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म वर्ड एग्जैक्टली लिखा नहीं हुआ है, पर हमारी कंट्री उस प्रिंसिपल पे ही काम करती है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी बताई हुई हैं। फिर हमने, क्योंकि हमारे यहाँ 2 टायर सिस्टम था, ठीक है, बाद में हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम आया जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी ऐड हुई, जिसके बारे में हम डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें पढ़ेंगे और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और स्पेशली डिसेंट्रलाइजेशन पे एक अलग वीडियो मैंने बनाई है जो हमारे चैनल में है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, उस लिंक को भी देखिएगा। उसमें आपको पूरे रूट्स के बारे में पता चलेगा, एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। सॉरी, तो ये सारी चीजें आपको जाननी है कि कैसे सेंट्रल, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ रूरल एरियाज में देखेंगे तो पंचायत लेवल इंट्रोड्यूस हुआ अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और म्यूनिसिपैलिटीज ऐड हुआ अर्बन एरियाज में अंडर 74th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताई हुई। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पावर डिवाइड है, यानी यूनियन गवर्नमेंट जिस पे काम करेगी उन सारी चीजों की लिस्ट आपको यूनियन लिस्ट में मिलेगी, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। और स्टेट किस पे काम करेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोनों दोनों यानी यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके किस मसले पर बात करेंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो एक बार रीड आउट करके समझते हैं बच्चों। देखिए क्या बता रहा है, यूनियन लिस्ट में इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आएंगे जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. उन सारी चीजों के लिए जो एक ऐसा लॉ हो इन सारे सब्जेक्ट पे जो सारी कंट्री में इक्वली सब पे लागू हो। हमको यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए जो सारी कंट्री में इक्वल हो, और ये सारे वही मैटर है, डिफेंस अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इसके लिए हमको एक जैसे लॉ चाहिए सारी कंट्री में, इसलिए इसको यूनियन लिस्ट में डाला गया। The union government alone make laws relating to the subject mentioned in the union list. Union list में जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन है उन सारी चीजों पे जो हमारी केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जो स्टेट से रिलेटेड हो यानी एक राज्य विशेष से संबंधित हो उस पे स्टेट हमारी लॉ बना सकती है, और लोकल इंपॉर्टेंस पे भी। सच एज पुलिस किसके कंट्रोल में होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा, देखिए ये सारी चीजें जो है वो किस में आ रही हैं, स्टेट लिस्ट में आ रही हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट लिस्ट बना सकती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट आता है, थर्ड लिस्ट includes subject of the common interest to both the union government as well as state government। अब जो मुद्दे या जो चीजें जिन सब्जेक्ट्स पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम कर सकती है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन हो गया, ये देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ the union as well as state government can make laws on the subject mentioned in the list। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे हमारी स्टेट एंड यूनियन दोनों मिल करके काम करेगी, और वो सब्जेक्ट होता है, वो लिस्ट को बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आया? इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर किसी एक टॉपिक पे दोनों की जो राय है वो सही नहीं हो रहे हैं, यानी स्टेट और यूनियन की जो राय है, सुझाव है, वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो हम यूनियन गवर्नमेंट को यानी केंद्र सरकार के राय को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए लॉज बनाएंगे। What about subjects that do not fall any of the three list? देखिए ये सारे लिस्ट, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तब लिखी गई थी जब हम आजाद हुए थे, है ना, क्योंकि वो 1947 का टाइम था। तो अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बाद में बहुत ज्यादा बूम में आए। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को किस में रखा जाएगा, देखिए, or subjects like computer software that came up after the constitution was made। तो ये सारे सब्जेक्ट्स किस में जाएंगे, according to our constitution the union government has the power to legislate on these residuary subjects। जो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस हुए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ईटीसी वगैरह, तो वो सारे सब्जेक्ट्स रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसको कौन बनाती है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट उस पे लिस्ट बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में होता है। नेक्स्ट, we noted above that most federation that are formed by holding together federation do not give equal power to its constituent unit। देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं उसको इक्वल पावर नहीं देते हैं वो लोग। दस ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। जितने भी स्टेट हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, क्योंकि हमारी कंट्री उसी फेडरेशन में आ रही है, तो वहां पे सबको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं।
इक्वल राइट्स नहीं मिलने का यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप बात समझिए। इक्वल राइट्स नहीं मिलना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे देश के नागरिकों को एकदम समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सबको अलग अलग तौला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषाई आधार पर या फिर लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी के मद्देनजर हमने क्या किया है, कुछ लॉज डिवाइड किए, कुछ स्टेट्स डिवाइड किए हैं भाषाई आधार पर, और उसे ही बोला गया है यहाँ पे कि आइडेंटिकल पावर सबको नहीं दी गई है। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है, जिनकी सभ्यताएं अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है, जो एक साथ रहते हैं, तो हमने उनको एक स्टेट का दर्जा दे दिया है। ये भारत की खूबसूरती है। States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provision of the Constitution of India, Article 371. अंडर आर्टिकल 371 चिकन नेक के उस तरफ के जो स्टेट है, यानी नागालैंड, असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी सभ्यताएं, संस्कृति वगैरह बाकी स्टेट्स से बहुत ज्यादा यूनिक है, ड्यू टू देयर पेक्यूलर एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, उनके हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस जो थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। These special power are specially enjoyed in relation to the protection of land rights and indigenous people, their culture and also preferential employment in government services. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पेशल पावर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जिन भी स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है वहां पर आप जा करके कोई जमीन नहीं खरीद सकते, या क्योंकि वहां पे जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी संस्कृति बहुत ज्यादा अलग है, कल्चर बहुत ज्यादा अलग है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज में उसका भी प्रेफरेंस अलग है। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे आप जमीनें नहीं परचेज कर सकते, जिन स्टेट को स्पेशल पावर दिया गया है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। अब सेम चीजें कुछ और स्टेट्स के लिए भी बोली गई हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में भी रीड करते हैं। देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब कुछ ऐसे भी हैं जो एंजॉय करते हैं अलग पावर। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state। अब कुछ ऐसे भी states हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन वो किसी और के साथ मर्ज भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बनेगी नहीं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यताएं अलग है, वो जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो अलग है, तो वो किसी और के स्टेट्स के साथ जब मर्ज किया जाएगा तो हो सकता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए these areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories। UTs आपने सुना होगा ना, ये वही सारे स्टेट्स हैं। These territories do not have power of the state। इनके पास स्टेट की पावर नहीं रहती है। The central government has special power in running these areas। ये यूनियन टेरिटरीज में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है लॉज बनाने की। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे भी डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की गई है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो भी ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बना हुआ है कि यूटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, जो कुछ स्पेशल स्टेटस हमने कुछ स्टेट को दिया है, इन सारी चीजों को चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन change this arrangement। Any change to this has been first passed by the both हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अब इनमें से किसी भी लॉज पे या किसी भी स्टेट पे आपको लॉ चेंज करना है तो उसके लिए आपको दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी होगी और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप लॉ चेंज कर सकते हैं। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, जो टोटल स्टेट है उसके हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो अग्री करना चाहिए कि हाँ आप वहां पे लॉ बना सकते हैं, तभी आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे। द जुडिशरी
plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure. In case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make decisions. देखिए अब क्या है, जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे लॉ बनाने के टाइम में. जब आप कोई भी लॉ बना हुआ है उसको चेंज कर रहे हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन केस कोई, देखिए इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है स्टेट्स के बीच लॉज बनाने में, तो जुडिशरी उन डिस्प्यूट का निपटारा करवाती है. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes or order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. यानी क्या होगा, दोनों स्टेट्स के अलग अलग रिसोर्सेज हम देंगे, उनके टैक्सेस अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट्स पे काम करेगी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे. तो अब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, देखिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है. भाषाई आधार पर हमने लोगों को बांटा था. देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए हैं हमारे यहाँ. जस्ट अ मिनट. Constitutional provision are necessary for success of federalism, but these are not sufficient. देखिए constitutional provisions बनाना जरूरी था, लेकिन फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए सिर्फ लॉज बनाना जरूरी नहीं था, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना था. If the federal experiment had succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. सिर्फ constitutional provision के कारण ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा जो इंडिया जो है वो सक्सेस हो रहा है, उनको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन लॉज को मानना होगा. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some. देखिए क्या बता रहा है, अब यहाँ पे कुछ आपको मेजर वेज बता रहा है जिन आधारों पर हम स्टेट्स को बांट सकते हैं, जिसमें पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या बता रहा है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and major test for democracy politics in our country. ये पहला ऐसा स्टेप था जो हमने लिया था आधार, किसी भी आधार पर बांटने के लिए देश को. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that 2019, you will be surprised by the extent of the changes. Many of old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries, names of the state have been changed. देखिए 1947 के बाद से 2013 तक जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे स्टेट्स को वैनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, या उनको किसी के साथ मर्ज कर दिया गया, या जो स्टेट्स मर्ज थे या जो एक स्टेट थे उनको तोड़ करके अलग बनाया गया, ठीक है, या उनके नाम चेंज किए गए. तो बहुत सारी उथल पुथल हुई थी, बहुत सारी उथल पुथल हुई हमारी स्वतंत्रता के बाद देश को सही ढंग से चलाने के लिए. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed order to create new states. बहुत सारी ऐसे states थे जिनकी boundaries को जो है change करना पड़ा. मैंने आपको बताया कि merge किया गया, तोड़ा गया, ठीक है. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. और ये क्यों किया गया? ताकि जो लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं वो एक साथ रह पाएं. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture. अब कुछ ऐसे states भी थे जिनको भाषा के आधार पर नहीं, उनकी ethnicity और culture और geographically वो अलग थे, इसलिए उनको बनाया गया. तो पहला देखिए लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया क्योंकि वो जरूरी था, ठीक है, यूनिटी होने के लिए बांटना जरूरी था वहां पे. तो पहला लैंग्वेज के आधार पर और दूसरा मैं आपको बताऊं कल्चर के आधार पर, कल्चर या एथनिसिटी आप बोल सकते हैं एक्सेट्रा. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ठीक, ये चीजें समझ आई. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead the disintegration of the country.
बहुत सारी, जब हमने ये विचार किया आजादी के बाद कि हमको भाषा के आधार पर लोगों को एक साथ रखना होगा, तो कई लीडर्स का ऐसा मानना था कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बांट देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को अभी रोक करके रखा, मना किया कि हम लिंग्विस्टिक आधार पर कुछ स्टेट्स बनाए, उन्होंने इस चीज को रोक करके रखा। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए जब देखा गया तो ये समझ में आया कि हम अगर भाषाई आधार पर लोगों को एक साथ रखते हैं तो वो हमारी कंट्री को ज्यादा यूनाइट करके रखेगा। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, मैनेजमेंट करना आसान हो गया। अब लैंग्वेज पॉलिसी थी क्या, चलिए रीड आउट करते हैं। समझ में आ रही है आपको चीजें? मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन देखिए, पहला टेस्ट तो ये था कि हमने भाषा के आधार पर किया। द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give status of national language to any one language. हमारे देश में किसी भी एक भाषा को, क्योंकि बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तमिल, कन्नड़ा, तो हम किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं करार सकते। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। But Hindi is mother tongue of only about 40% of Indians. 40% of Indians जो थे वो सिर्फ हिंदी का यूज करते थे। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Beside Hindi, there are 20 other languages or recognized as scheduled languages by the Constitution. 22 ऐसी और भाषाएं थी हिंदी के अलावा जिनको स्केड्यूल लैंग्वेजेस बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। A candidate in the examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. और ये बोला गया कि जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे, सरकारी परीक्षाएं होंगी, तो उसमें क्या होगा, और ये जो 22 भाषाएं हैं वो भी ऐड की जाएंगी। यानी अगर मैं जा रही हूँ एग्जाम देने और हिंदी के साथ साथ मैं जो भाषा बोलती हूँ वो भाषा भी उस पेपर में लिखी होगी, ताकि मैं एग्जाम अच्छे से दे सकूं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और जो भी उस राज्य का काम होगा वो उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, ताकि वहां के लोगों को तो समझ में आए। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very caution attitude and in spreading the use of Hindi. हमारे जैसे आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, वैसे ही हमारे देश में भी हुआ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। अब 1965 में क्या हुआ, इंग्लिश को रोक दिया गया। इंग्लिश जो भाषा थी उसको 1965 में बंद कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के काम होने के लिए। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. अब बहुत सारी जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे, जो हिंदी नहीं बोला करते थे, ठीक है, साउथ साइड का देख लीजिए, तो उनके तरफ से ये बात आई कि हमको इंग्लिश को साथ में रखना होगा, क्योंकि जो लोगों को हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश से ही काम लेते हैं। दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, जैसे आपने देखा था श्रीलंका के टाइम में, वैसे ही तमिल्स ने यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड किया, और वो जो लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई कि आपने इंग्लिश को जो है रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है ना, बाकी जो हिंदी भाषाई लोग नहीं थे वो इंग्लिश को यूज किया करते थे एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। Many critics think that this solution favored the English-speaking elite. Promotion of Hindi continues to be official policy of the government of India. लेकिन बहुत सारे लोगों, देखिए सोच सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग जो हिंदी नहीं बोला करते थे उनके लिए इंग्लिश सूटेबल था बोलने के लिए या ऑफिशियली काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये था कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इलाइट क्लास के लिए ही केवल होती है।
The promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Hindi continue रखा official policies के लिए. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. अब promotion करने का मतलब ये नहीं था कि जिस राज्य में कोई हिंदी नहीं बोलता तो वहां पे हम जबरदस्ती बोलेंगे कि आप हिंदी ही बोलिए. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. अब हमारे देश के नेताओं ने बहुत सही कदम लिया और अपने देश में वापस से वो आगजनी होने से रोक दिया. उन्होंने किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला जैसा कि श्रीलंका में हुआ था. सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं. Restructuring the center-state relation in one more way in which federalism has been strengthened in practice. अब reconstruct किया गया center और state के relation को. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depend to a large extent of how ruling parties and leaders follow these arrangement. अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो भी लॉ बनाया गया है वो डिपेंड करता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टीज हैं वो कितना फॉलो करती हैं उन अरेंजमेंट्स को. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. अब जब देश आजाद हुआ था उसके पहले भी और उसके कुछ समय बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में थी बहुत समय तक. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. अब इसका मतलब ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहां पे वो ऑटोनॉमस तरीके से, ठीक है, वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी क्योंकि एक ही सरकार थी, एक ही रूलिंग पार्टी थी. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that rule at the central tried to undermine the power of the states. अब सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस काम कर रही थी और स्टेट लेवल पे मान लीजिए किसी और की गवर्नमेंट आ भी जाती थी तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट थी यानी कांग्रेस थी वो क्या करती थी, कंप्रेस करती थी, उनके काम को अवॉइड करती थी. ठीक है. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. अब क्या किया जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जाता था, आप ये समझिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करती थी. ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. This undermined the spirit of federalism. अब इसके कारण ही फेडरलिज्म की जरूरत पड़ गई हमें. All this changed significantly after 1990. 1990 के बाद अब ये जो रूलिंग पार्टी वाली चीज थी वो चेंज हुई. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि 90 के बाद से क्या हुआ था, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका राइज होने लगा था. जो मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज. मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगी. At the center, since no single party got clear majority in the Lok Sabha and major national parties had to enter into alliance with many parties including several regional parties to form government at center level. क्या बोल रहा है आपको, देखिए, क्योंकि एक ही रूलिंग पार्टी थी सेंट्रल लेवल पे, वो क्या करती थी, स्टेट लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो ऑटोनॉमस तरीके से अगर काम करना चाहते थे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं थे कोई भी काम करने के लिए. तो क्या हुआ, 1990 के बाद से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उभरना शुरू हुई. और ये हुआ कि क्या होता है, देखिए, सेंट्रल लेवल कोalition गवर्नमेंट का फिर वहां पे टर्म आया. कोalition मतलब अलग अलग पार्टीज मर्ज हो जाना, क्योंकि रूलिंग या रूल करने के लिए हमको जितनी मेजॉरिटी चाहिए थी उतनी स्टेट लेवल पे मेजॉरिटी होती नहीं थी या सेंट्रल लेवल पे होती नहीं थी किसी और पार्टी की, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में थी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके स्टेट गवर्नमेंट एक पार्टी बनाती थी और वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती थी, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं होती थी तो वो अलायंस ही करते थे. तो उस चीज को बोला गया कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. तो ये मैंने आपको समझा दिया. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इसके बाद से ही स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को भी superior माना जाने लगा. This trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. क्या बोल रहा है,
अब क्योंकि जुडिशरी भी जो है इस चीज को सपोर्ट करने लगी थी, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए धीरे धीरे मुश्किल हो गया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट की चीजों को नेग्लेक्ट करे, क्योंकि अब पावर स्टेट गवर्नमेंट के भी पास थी। Federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. अब फेडरल सिस्टम जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया है। देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे टेबल्स वगैरह दिया हुआ है, ये आप रीड आउट करें। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे इस चैप्टर का, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो हम रीड करके समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया है कि हमारे पास 2 टायर तो गवर्नमेंट आ गई, आपने इसके पहले पढ़ा कि सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, तो वो क्या करती थी, स्टेट को सरपास करती थी। तो क्या जरूरी हो गया कि स्टेट के पास भी अपने अधिकार हो। तो जब जुडिशरी ने भी ये बोला कि स्टेट अपने तरीके से काम कर सकती है, सेंट्रल लेवल भी काम करेगी, लेकिन पावर सेंट्रल लेवल के पास ज्यादा होगी। तो अब ये 2 टायर गवर्नमेंट तो आ गई, लेकिन जो लोकल एरियाज हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, गांव कस्बे हैं, वहां की समस्या वही समझ सकता है जो वहां पे रहता है। तो इसके लिए जरूरी हो गया था कि हम पावर को डिसेंट्रलाइज करें, विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब जब जब सेंटर और स्टेट की पावर्स लेकर के थोड़ी बहुत लोकल लेवल पे दी जाती है या सेल्फ गवर्नेंस का उनको अधिकार दिया जाता है, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम बांट देते हैं पावर्स को तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों था, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है भाषाई आधार पर, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा निर्णय था। तो 2 टायर यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल से बढ़ करके हम 3 टायर गवर्नमेंट हुए, यानी सेंटर, स्टेट और लोकल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता रहा है। मेजर स्टेप towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक मिनट, अब क्योंकि थर्ड टायर भी इंट्रोड्यूस हो चुका था 1992 के बाद से, तो हमको उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने जरूरी थे। क्योंकि जैसे सेंटर लेवल क्या कर रहा था, स्टेट को रोक रहा था काम करने से, वैसे हो सकता था स्टेट लेवल भी वैसा करे। तो हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी थर्ड टायर को, यानी लोकल गवर्नमेंट को। क्या क्या था, नाउ It is constitutionally mandatory to hold regular election to local government. Local bodies में भी आप regular क्या होंगे, election होंगे. Seats are reserved in the elected bodies and executive head of these institutions for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. यानी OBC, SC और STs के लिए seats reserve रहेंगी election के time में. At least 1/3 of all position are reserved for women. 1/3 जो position होगा वो women के लिए reserve रहेगा. An independent institution called as State Election Commission. State Election Commission जो है वो क्या करेगी, इलेक्शन करवाएगी पंचायत और म्युनिसिपल। पंचायत जो है वो 73rd अमेंडमेंट में आया था जो रूरल एरियाज के लिए था, और ये 74th अमेंडमेंट में आया था जो अर्बन एरियाज के लिए था। तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप लोकल लेवल के साथ कुछ रेवेन्यू शेयर करेंगे, कुछ पावर भी शेयर करेंगे। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अब वो स्टेट किस तरीके से शेयर करती है वो स्टेट पे डिपेंड करता था। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको हमने कह दिया पंचायती राज। Each village or group of villages in some state has a gram panchayat. This is a council consisting of several ward members. Several ward numbers जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या बनेगा, पंचायत वगैरह बनेगा, often called as पंच, and a president और सरपंच। वहाँ पे कौन होंगे, लीड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट या सरपंच जिनको बोलते हैं। They are directly elected by the adult population living in that ward. अब यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम बता दिया कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, वार्ड होंगे, उनमें एक हेड होंगे जिनको सरपंच बोला जाएगा, और वो इलेक्ट होंगे यूथ के द्वारा, यानी जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन होगी उनके द्वारा। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। अब ये जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, वो डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे इस लेवल पे।
अब यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस बता दिया कि म्यूनिसिपैलिटीज में भी क्या था, आपने रूरल एरियाज के बारे में जान लिया कि वहां पे क्या होंगे, पंच और सरपंच होंगे जो लीड करेंगे और डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे उस एरिया में, और वहां पे 3 टायर गवर्नमेंट आपकी इंट्रोड्यूस हो गई। लेकिन अब अर्बन एरियाज में क्या हुआ, अर्बन एरियाज में भी काम कर रही थी कौन, म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, टाउन्स में बनने लगी। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies। जो भी elected bodies होंगी जिसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर आएंगे। म्यूनिसिपल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। अब म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, जो कॉर्पोरेशन करेगा, उसको हम बोल देते हैं मेयर। समझ में आया? ये आपके चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब एंड में यहाँ पे आपको बता रहा है कि नया जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट यूं ही नहीं कर सकते हैं। जब देखिए आजादी के टाइम में सत्ता किसके पास थी, सिर्फ एक सरकार के पास थी, वही रूल करती थी। गवर्नमेंट को और अच्छा ठीक से चलाने के लिए, देश को सही से चलाने के लिए जरूरी था कि स्टेट्स के पास भी पावर हो, लोगों की संस्कृति भी बची रहे, उनकी सभ्यताएं भी बची रहे, इसलिए हमने स्टेट्स को भी पावर दी। तो 2 टायर हो गया। फिर 3 टायर इंट्रोड्यूस हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो फादर है वो लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। मैं आपको अलग वीडियो में बता चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब ये सारी चीजें हुई, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी के साथ, जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि जो भी सत्ता में सरकारें हैं वो संविधान के हिसाब से कार्य करें। चलिए आज के लेक्चर यहीं पे खत्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेकेंड चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.